गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज का हमारा पाठ है संचयन से पाठ 1 हरिहर काका। कैसे थे हरिहर काका? इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में और हमें पता है कि हरिहर काका एक बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, गांव के व्यक्ति हैं और उनके क्या हैं 4 भाई हैं और उनके 45 बीघा जो ज़मीन है और सभी भाइयों की शादी हो गई है और हरिहर काका की भी शादी हुई है। लेकिन वो कैसे हैं, उनकी 2 बार शादी हुई, उनकी दोनों बीवियों का पत्नियों का सर्ववास हो चुका है और उनके कोई संतान भी नहीं है। तो उनके हिस्से का जो ज़मीन है वो क्या करते हैं, उनके हिस्से की जो ज़मीन है वो अपने भाइयों के ही नाम रखते हैं और अपने भाइयों के परिवार के साथ वो रहते हैं। लेकिन लेखक जो है बारी बारी से सबके बारे में बताता है कि लेखक बहुत साल बाद जो है वो कहाँ आता है, अपने गांव में आता है और वो हरिहर काका से मिलता है। तो वो बहुत सारे बदलाव जो है वो हरिहर काका में देखता है। हरिहर काका पहले की तरह उससे कोई बात नहीं करते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बिल्कुल मौन धारण कर लेते हैं। एक तरह से पाठ में कहा गया है कि वो एकदम गूंगेपन और बहरेपन का शिकार हो गए, ना वो किसी की सुनते थे और ना किसी से बात करते थे, बस चुप बिल्कुल शांत बैठे रहते थे वो अपने आप में। ऐसा क्या हुआ कि जो हरिहर काका लेखक के दोस्त हुआ करते थे, मित्र हुआ करते थे, उनकी बिल्कुल मित्रवत व्यवहार किया करते थे, तो ऐसा क्या हो गया लेखक को कुछ समझ में नहीं आया कि वो लेखक से भी बात नहीं कर रहे हैं। फिर वो बताते हैं कि हरिहर काका कैसे थे। वो हरिहर काका के बचपन में उसे खिलाया करते थे और बड़े जब हो गया था तब वो हरिहर काका और वो एकदम मित्र जैसे रहते थे। और फिर वो अपने शहर में चला गया पढ़ाई के लिए। उसके बाद जब वो आया तो उसने देखा कि हरिहर काका बिल्कुल मौन धारण कर चुके हैं। क्यों कर चुके हैं, उनके साथ ऐसा क्या हुआ, इसके बारे में वो लेखक हमें आगे बताते हैं। फिर बताते हैं वो उनके गांव के बारे में कि उनके गांव में क्या है, एक छोटी सी ठाकुरबाड़ी अर्थात भगवान का मंदिर हुआ करता था और उस मंदिर पर आसपास के गांव के लोग भी चढ़ावा चढ़ाने लगे और वहाँ के महंत जो हैं वो उस चढ़ावे पे ही अपना जीवन यापन करते थे। वहाँ पर जो भी भोग सब्जियाँ जो भी भगवान के लिए चढ़ता था वो उसे ही खाते थे। तो वो दोनों टाइम खूब घी में गच्च लड्डू पेड़े पुड़ियाँ खाते रहते थे और खूब मोटे हो चुके थे, उन्हें कमाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और धीरे धीरे इतनी मान्यताएं लोग बाग ले लेके आने लग गए वहाँ पर आसपास के गाँव की वो सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी हो गई। लोगों ने अपनी ज़मीन पैसा अनाज सब उसमें दान करना शुरू कर दिया और वो बहुत बड़ी ठाकुरबाड़ी हो गई। और ठाकुरबाड़ी में कुछ महंत और लोग होते थे जो वहाँ पर दिन रात भजन कीर्तन करते रहते थे और लोगों के चढ़ावे को ही वो भगवान का भोग समझ के सबको बांट भी देते थे और खुद भी खाते थे। इस तरह से वो मस्त जीवन जी रहे थे। आगे बताते हैं कि हरिहर काका की कोई संतान नहीं थी। तो वो जो हरिहर काका के जो भाई होते हैं उनकी जो वो होती है बहुएं, वो हरिहर काका के साथ बुरा बर्ताव करने लग जाती है, उनका ख्याल रखना बंद कर देती है। जबकि उनके भाई कह जाते हैं डेली कि आप इनका ख्याल रखना, इन्हें समय पर खाना दे देना, लेकिन वो इसकी पालना नहीं करती हैं। वो कभी भी उनकी इतने बड़े घर में कोई भी उनको कभी तबीयत खराब हो जाए तो कोई उन्हें 1 गिलास पानी तक के लिए पूछने के लिए तैयार नहीं था, कोई नहीं होता था। उन्हें बहुत ही अकेलापन महसूस होता था। और एक बार को क्या हुआ कि उनके जो भतीजा है मतलब भाई का लड़का,
वो बाहर से क्लर्की कर रहा था, बाबूगिरी करता था, मतलब बाबू की नौकरी थी उसकी। तो वहाँ से अपने शहर के किसी मित्र के साथ गांव आया। तो गांव में उसका बहुत ही आवभगत हुई, उसका बहुत स्वागत हुआ। और स्वागत होने के बाद क्या हुआ कि उसने कहा कि आज हरिहर काका सोचने लगे कि घर में तरह तरह के व्यंजन बने, मुझे भी कुछ खाने को मिलेगा। लेकिन क्या हुआ कि लास्ट में जब सब खाना खा के निमट गए, तब किसी ने भी उन्हें खाने के लिए नहीं पूछा। और देर रात को जब उन्होंने खाना मांगा तो उन्हें मतलब रूखा सूखा खाना उनको दिया गया, ठंडा। तो हरिहर काका इस बात को लेकर बहुत नाराज़ हुए। बोले मैं अपने हिस्से का जो ज़मीन का अनाज है वो भी इसी घर में आता है, मैं अपना सारा अनाज सब कुछ इसी में दे रहा हूँ, तो फिर मुझे खाना भी तुम लोग अच्छा नहीं दे रहे हो, मेरी कोई सेवा भी नहीं कर रहे हो। तो वो नाराज़ हो जाते हैं और ये बात महंत जी सुन लेते हैं। और जब महंत जी इस बात को सुन लेते हैं तो वो इस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और हरिहर काका को अपने साथ ठाकुर बाड़ी में ले जाते हैं। अब वो ठाकुर बाड़ी में तो चले जाते हैं, लेकिन उनका मन नहीं मानता कि मैं अपने भाई, और ठाकुर बाड़ी के जो महंत हैं वो उन्हें खूब गच लड्डू, मालपुए और पूड़ी हलवा सब खिलाते हैं, उन्हें अच्छी जगह पे सुलाते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि ये संसार में कोई किसी का नहीं है। तुम क्या करो, तुम ऐसा करो, ये सारी जो ज़मीन है ये ठाकुर बाड़ी के नाम लिख दो तुम्हारे हिस्से की, और तुम्हारा जो है इस संसार में तो नाम होगा ही, तुम परलोक में भी, तुम स्वर्ग में जाओगे, तुम अच्छे कर्म करोगे, दान धर्म पुण्य करोगे तो यही तुम्हारे साथ जाएगा और तुम ईश्वर की नज़रों में अच्छे हो जाओगे और तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। इस तरह की स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें अपनी ज़मीन का जो हिस्सा है वो ठाकुर बाड़ी के नाम कर देना चाहिए। इस तरह से उसे हरिहर काका को समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन शाम होते ही हरिहर काका के भाई आ जाते हैं और उनसे खूब माफ़ी मांगते हैं और उन्हें अपने साथ वापस ले जाते हैं घर। अब सभी लोग उनका ख्याल रखने लगते हैं तो ठाकुर बाड़ी के महंत आकर के उन्हें ज़बरदस्ती उठाकर ले जाते हैं और उन्हें अपने कमरे में, वहाँ पे ठाकुर बाड़ी के किसी कमरे में बंद कर देते हैं और जबरन उनसे अंगूठे के निशान लेने लग जाते हैं। अब क्या होता है कि वो जो उनके भाई होते हैं वो पुलिस को लेके आ जाते हैं और फिर बहुत सारे कमरों में ढूंढने के बाद एक किसी कमरे में ताला लगा था, उसे तोड़ने के बाद उसमें हरिहर काका मिलते हैं और जो ठाकुर बाड़ी के जो महंत होते हैं, पुजारी होते हैं, वो भाग जाते हैं। अब क्या होता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया था कि ये पुजारी लोग, महंत लोग वो ठाकुर बाड़ी में जाते आते थे, वहाँ पे बैठना स्टार्ट कर दिया था भजन कीर्तन मंडली में। लेकिन उन्हें डाकू से कम नहीं लगे वो लोग जो महंत के लोग थे। उनमें उनका इस तरह का व्यवहार देखकर, चोर डाकू जैसा, उनका विश्वास उनके ऊपर से उठ गया। अब क्या हुआ, अब भाई लोग चिंतित होने लगे कि इनको तो कोई भी उठा के लेके जा रहा है ज़मीन के चक्कर में। तो फिर उन्होंने भी उनकी सेफ्टी के लिए उनके साथ उनके पहरा देना शुरू कर दिया, भाइयों ने भी। अब भाइयों ने पहरा देना शुरू कर दिया। रोज़ भाई भी समझाने लगे कि आप ऐसा करो, ज़मीन को हमारे नाम कर दो, अन्यथा कोई ना कोई आपको उठा करके ले जाएगा। तो इस तरह से वो कहते हैं कि मैं अपने जीते जी अपनी ज़मीन किसी के नाम नहीं लिखूँगा। क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ होते हुए भी दुनिया की बेहतर समझ रखते थे। उन्होंने लोगों को देखा था जिन लोगों ने अपनी जीते जी ज़मीन अपने बच्चों के नाम लिख दी, बाद में उन्होंने उनका ख्याल नहीं रखा और उनको दर बदर कर दिया, उन्हें एक वक्त का खाना भी नहीं दिया। तो वो ये चाहते थे कि जब मैं मरने लगूँगा तभी मैं अपनी ज़मीन, जो मेरी सेवा करेगा मैं उसी को नाम करके जाऊँगा। तो इस तरह से भाइयों के समझाने का भी उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो भाइयों ने भी महंत जैसा ही व्यवहार किया। एक रात को भाई भी उन्हें मारने पर आमदा हो गए। भाइयों ने उन्हें पकड़ लिया और जबरन उनके अंगूठे के निशान लेने चाहे। तब वो फिर भागते हुए दालान में बाहर आ गए, चिल्लाए तो आसपास के लोग आ गए, पड़ोसी। इस तरह से वो भाइयों के चंगुल से छूटे।
अब उनका किस पे विश्वास करे और किस पर ना करे। महंत ने भी उनके साथ उनके ऐसा ही व्यवहार किया, उनके सगे भाइयों ने भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया। इस तरह के चलते चलते उन्हें संसार से बिल्कुल विरक्ति सी हो गई और लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। पूरे गांव में उनकी ही बातें चलती रहती, कहीं भी चौपाल पे कहीं भी लोग बैठते और उनके बारे में बातें करने लगते कि हरिहर को ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि खून के रिश्ते तो खून के होते हैं, सगे भाई तो आखिर सगे ही होते हैं, उन्हें ज़मीन अपने भाइयों के नाम लिख देनी चाहिए। इस तरह से गांव के जो पक्ष विपक्ष में लोग, उनका भी दो दलों में बट गए लोग गांव के भी, और तरह तरह की बातें उनसे करने लगे। फिर क्या हुआ, मीडिया वहाँ पर पहुँच गई। एक दिन राजनेता पहुँच गए। राजनेता बोले कि हम राजनीति में, मतलब आप देश के लिए कुछ करके जाओ, आप अपने हिस्से की ज़मीन हमारे नाम लिख दो, ताकि हम सरकार के नाम लिख दो, ताकि हम यहाँ पर सरकारी स्कूल बना लेंगे और इससे युगों युगों तक आपका नाम रहेगा और आप एक सच्चे देशभक्त कहलाओगे। इस तरह से लोग उनके आगे पीछे सिर्फ ज़मीन को लेकर उनकी पूछ करने लगे। इस तरह के व्यवहार को देखकर कि लोग क्या हैं, सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाले हैं, रिश्ते नातों का कोई ख्याल नहीं रखने वाला है, ये सब सोच करके हरिहर काका जो हैं वो कैसे हो गए, वो बिल्कुल शांत हो गए, बिल्कुल निर्निमेष आकाश की तरफ पल के झिपकाए देखते रहते। वो किसी से कोई बात नहीं करते। सरकार ने दो पुलिस वालों ने उनकी उसमें लगा दी है और वो अलग से अपना खाने लगे। उन्होंने एक खाना बनाने वाला रख लिया और एक पुलिस वाला रख लिया जो उनकी पहरेदारी करता था। इस तरह से हरिहर काका अपना जीवन यापन करने लगे। लेकिन अब उन्हें न तो ठाकुरबाड़ी में जाना अच्छा लगता था और न ही अपने भाइयों से मिलना या उनसे बात करना, और वो बिल्कुल अकेले और तन्हा हो गए और वो किसी से भी बात नहीं करना चाहते थे। किससे बात करें और क्या कहें, इस तरह की स्थिति उनके मन में हो गई थी। तो ये हरिहर काका पाठ बहुत अच्छा है। ये हमें सीख देता है कि हमें अपने बुज़ुर्गों की सेवा करनी चाहिए और उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। और हम जब तक हमारे बुज़ुर्ग हमारे साथ हैं, हमें उन्हें बहुत ही आदर, सम्मान और प्यार देना चाहिए। वो उस समय उन्हें बहुत प्यार की ज़रूरत होती है, परिवार के साथ की ज़रूरत होती है, जो हमें उन्हें देना चाहिए। हमारे घर में भी हमारे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, हमें उनको भी सबको सम्मान देना चाहिए और जीते जी इस तरह से उनसे ज़मीन या किसी भी चीज़ को लेकर उनसे लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। उन्हें प्यार से अपने साथ रखेंगे तो खुद ब खुद अपना सब कुछ हमें देके चले जाएंगे। हमें उनसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो सब उन्होंने अपने बच्चों के लिए सहेज कर रखा होता है और अंततः वो अपने बच्चों को ही दे के जाते हैं। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें आदर, सम्मान और बड़े प्यार के साथ उन्हें रखना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में उन्हें बहुत ही लगाव, प्यार, जुड़ाव की ज़रूरत होती है। उनकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि बुज़ुर्ग भी बच्चे की तरह हो जाते हैं, तो उन्हें साथ में रखना चाहिए और उनसे मेल मिलाप करके उन्हें एक हंसी खुशी के माहौल के साथ उन्हें रखना चाहिए। इस हरिहर काका पाठ से हमें बहुत शिक्षा मिलती है और हमें अपने बुज़ुर्गों की केयर करनी चाहिए। अब पाठ से प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें, लेकिन हम थोड़े से इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो CBSE द्वारा पूछे गए हैं। कहानी में हरिहर काका के बारे में क्या बताया गया है, विस्तार पूर्वक बताइए। तो इसमें सिर्फ हमें क्या बताना है कि हरिहर काका कौन थे, क्या थे, कितने भाई थे, है ना, इस तरह की जानकारी हमें उसमें देनी है। तो देखिए, हरिहर काका से लेखक का आत्मीय संबंध है। 2 बार विवाह होने पर भी
उनके कोई संतान नहीं है। उनके 3 बड़े भाई हैं जो उनकी ज़मीन हथियाना चाहते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते। उनके भाइयों की जो बीवियां हैं बच्चा कुचा उन्हें खाना देती है। गांव के महंत जो हैं वो भी उनकी ज़मीन के पीछे पड़े हुए हैं। हरिहर काका इसी दुख के कारण चुप रहते हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इसके अलावा भी हम हरिहर काका के बारे में बहुत कुछ इसमें लिख सकते थे। कल्पना कीजिए यदि आप किसी पत्र के संवाददाता हैं और हरिहर काका प्रकरण पर रिपोर्ट तैयार करनी है तो आप किस प्रकार लिखेंगे। एक अनुच्छेद लिखिए। हरिहर काका के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करनी है, आप कैसे लिखेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद, यहाँ का रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर एक गांव में हरिहर काका नाम के व्यक्ति अपने भाइयों और ठाकुर बाड़ी के महंत के बीच झगड़ा चल रहा है। दोनों ही ज़मीन हथियाना चाहते हैं। इसके लिए भाइयों ने भी उन्हें अपने पास रखा। जब उन्होंने ज़मीन उनके नाम नहीं रखी तो उन्होंने उनकी हत्या करने की धमकी दी। पुलिस द्वारा बीच बचाव किया गया। महंत के आदमियों ने भी उन्हें जबरन उठा लिया, मारा पीटा और कमरे में बंद कर दिया। फिर उन्हें पुलिस की मदद से छुड़ाया गया। अब हरिहर काका अपने सबसे अलग रहते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस के जो 2 जवान तैनात किए गए हैं। हरिहर काका को किन यातनाओं का सामना करना पड़ा। हरिहर काका ने अपने जीवन में अनेक यातनाओं का सामना किया। उनके अपने सगे भाई उनकी हत्या करना चाहते थे। भाभियाँ उनका अपमान करती थी। ठाकुर बाड़ी के महंत उन्हें जबरन उठाकर कमरे में बंद कर दिया। पुलिस की सहायता से उन्हें छुड़वाया गया। भाइयों ने भी उन्हें घर में मारकर गाड़ देने की धमकी दी। समाज में रिश्तों की क्या अहमियत रह गई है। हरिहर काका पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। यदि आपके परिवार में किसी प्रकार के रिश्ते को उपयुक्त मानते हो, किस प्रकार के रिश्ते को उपयुक्त मानते हो और क्यों, इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें आज समाज में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। भाई भाई का दुश्मन बन बैठा है। इसका कारण है लालच और स्वार्थ। प्रेम और सौहार्द और अपनापन तो समाप्त हो गया है। केवल स्वार्थ और लालच बचा है। प्रेम नहीं बचा है रिश्तों में, सौहार्द नहीं बचा है, अपनापन समाप्त हो गया है। मैं स्वार्थ रहित रिश्तों को उपयुक्त मानता हूँ। एक दूसरे का दुख बांटे, समय पर सहायता करे, प्रेम बना रहे, ऐसे ही रिश्ते में चाहता हूँ। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है। हरिहर काका कहानी के आधार पर हरिहर काका की अस्थायी स्थिति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उस स्थिति के लिए उत्तरदायी घटनाओं से आपको अपने जीवन में सावधान रहने की उत्तरदायी घटनाओं से आपको जीवन में सावधान रहने की क्या सीख मिलती है। तो इसमें देखिए, हरिहर काका अपनी दूसरी पत्नी की मृत्यु के पश्चात अकेले रह गए थे। उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी ज़मीन हथियाने के लिए ठाकुर बाड़ी के महंत ने उनका अपहरण करवाया। उनके हाथ पैर बांधकर उन्हें कमरे में बंद कर दिया। वे शारीरिक और मानसिक पीड़ा सह रहे थे। भाइयों ने पुलिस की सहायता से उन्हें छुड़वाने पर ज़मीन पाने के लिए भाभियों से अपमान और भाइयों की धमकी मिलने से वो बिल्कुल मौन हो गए। इन सब घटनाओं से सीख मिलती है कि जीवन में सावधानी बहुत आवश्यक है, विशेषकर उन लोगों को जो मुंह में राम बगल में छुरी रखते हैं, जो हमसे संबंध केवल अपने स्वार्थ के लिए रखना चाहते हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, जो हमारे जो केवल स्वार्थी हैं, चाहे वो हमारा कितना ही निकट का संबंधी क्यों न हो। ऐसे व्यक्तियों से हमें सावधान रहना चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं कि हरिहर काका संयुक्त परिवार के प्रति एक समर्पित और प्रेरक मानव थे। पठित पाठ के आधार पर समझाइए। इसमें है, हरिहर काका के 4 भाई थे। उनके पास कुल 60 एकड़ ज़मीन थी। इस प्रकार हरिहर काका 15 एकड़ ज़मीन के मालिक थे। उन्होंने 2 शादियाँ की परंतु कोई संतान नहीं हुई। पत्नियाँ भी मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। इसके बाद हरिहर काका अपने भाइयों के साथ रहते थे। भाइयों की पत्नियाँ उनका अपमान करती, बचा खुचा देती, बीमार पड़ने पर कोई पूछने वाला तक न होता, तब भी वह परिवार के साथ ही रहना चाहते थे। ज़मीन के लालच में भाभियों और भतीजों ने मारपीट की, जिससे वे दुखी थे, परंतु फिर भी वो परिवार के प्रति समर्पित थे। वो चाहते थे कि वो परिवार में ही रहे, उन्हें परिवार के लोगों से
बहुत लगाव था। इतना होने पर भी वो परिवार के लोगों को ही सपोर्ट करते थे, उनके सहयोग में ही खड़े थे। हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी जैसी संस्था में ही रहना प्रारंभ कर दिया, जबकि उनका प्रिय स्थान तो उनका अपना घर ही था। क्यों? उनके परिवार के लोगों के व्यवहार के प्रति उनके विचार व्यक्त कीजिए। आप उनमें से एक होते तो क्या करते? देखो, हरिहर काका अपने परिवार से बहुत प्रेम करते थे। उनका प्रिय स्थान उनका घर था। भाइयों के दिखावे के प्रेम और ज़मीन के लालच ने उन्हें घर छोड़कर ठाकुरबाड़ी जैसे संस्थान में जाने पर विवश कर दिया। हरिहर काका के घर वालों का व्यवहार अनुचित था। यदि मैं उनके परिवार का सदस्य होता तो उन्हें सम्मान और प्रेम के साथ रखता, उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखता, जिससे वे कभी घर छोड़कर जाने के बारे में कभी नहीं सोचते। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते थे। ये पाठ के आधार पर बताइए। तो ये रहा यहाँ पर ये देखो, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते थे। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। हरिहर काका को जीवन के अधिक अनुभव हैं। उन्होंने रामेश्वर की विधवा का हाल देखा। उनके भाई और मैं दोनों ही उनकी ज़मीन हथियाना चाहते थे। अपने आसपास के लोगों की दशा देखकर उन्होंने ज़मीन उन्हें नहीं दी। वे नर्क का जीवन नहीं जीना चाहते थे, न ही कुत्ते की मौत मरना चाहते थे। इन सब कारणों से कह सकते हैं कि वे अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका जीवन की बेहतर समझ रखते थे। हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले लोग कौन थे तथा उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले लोग महंत के आदमी थे। पहले तो उन्होंने सादे कागज़ पर अंगूठे का निशान लेना चाहा। जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो जबरन निशान लेकर उनके हाथ पैर और मुंह बांधकर कमरे में कैद कर दिया। कथावाचक और हरिहर काका के बीच में क्या संबंध है, उसके क्या कारण है? कथावाचक और हरिहर काका में मित्रता के आत्मीयतापूर्ण संबंध हैं। दोनों पड़ोसी हैं। बचपन में हरिहर काका लेखक को बहुत प्यार किया करते थे। जब लेखक थोड़े बड़े हुए तो सबसे पहले मित्रता हरिहर काका से हुई। लेखक उनका सम्मान करते थे। उसके अलावा हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी में क्यों लगे? हरिहर काका को भाई और मैं दोनों ही एक ही श्रेणी के इसलिए लगे क्योंकि दोनों ही उनकी ज़मीन हथियाना चाहते थे। दोनों ही स्वार्थी और लालची थे, इसलिए वे हरिहर काका को एक जगह जैसे लगे। स्वार्थी और लालची थे, इसलिए ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में जो अपार श्रद्धा का भाव था, उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। गांव के प्रत्येक कार्य की सफलता का श्रेय ठाकुर जी को देते थे। गांव वाले जो थे वो अपनी सफलता का श्रेय, चाहे किसी की पुत्र हुआ हो, किसी की पुत्र की नौकरी लगी हो, किसी की बेटी की शादी तय हुई हो, अच्छी फसल हुई हो, सबका श्रेय वो ठाकुर जी को देते थे। इससे उनकी श्रद्धा, भक्ति, श्रद्धा, आस्था आदि भावनाओं का पता चलता है। उसके बाद हरिहर काका के विषय में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे? हरिहर काका के विषय में गांव वाले दो गुटों में बंट गए, जैसा मैंने कहा था। एक गुट कहता है कि उन्हें अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी को लिख देनी चाहिए, इससे उन्हें प्रसिद्धि मिलेगी और गांव का भी नाम रोशन होगा। दूसरा गुट चाहता था कि उन्हें अपने भाइयों के नाम ज़मीन लिख लेनी चाहिए, भाइयों का परिवार भी तो अपना ही है, ऐसा न करने पर उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस तरह की दो धारणाएं उनके लिए बन गई। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा कि अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु का वर्ण करने के लिए भी तैयार हो जाता है। जब तक व्यक्ति अज्ञानी रहता है तब तक ही मृत्यु से डरता है। जब उसे ज्ञान हो जाता है कि मृत्यु तो साक्षात मिथ्या है, ये संसार मिथ्या है, मृत्यु तो सत्य है,
तो जब उसे ये चीज़ पता चल जाती है तो वो खुद ब खुद ही मृत्यु का वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। कैसे? पाठ में हरिहर काका ज्ञान और अज्ञान की स्थितियों से गुजर चुके हैं। अज्ञान की स्थिति में मृत्यु से डरते थे, परंतु ज्ञान होने पर उन्हें गांव के उन लोगों की याद आती है जिन्होंने परिवार के प्रेम में अपना सब कुछ उनके नाम कर दिया और बाद में दुर्गति को प्राप्त हुए। उन्हें पानी पिलाने वाले तक कोई नहीं था। दूसरी ओर महंत के कार्यों को देख कर वे उसे भी ज़मीन नहीं देते, उनकी धमकियों से नहीं डरते। उन्हें ज्ञान हो गया था कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, तो मृत्यु से क्या डरना। उनकी इसी मनोदशा का वर्णन लेखक ने उपयुक्त पंक्ति में किया है। समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस आधार पर पाठ के आधार पर लिखिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए वो रिश्ते निभाता है। ये रिश्ते उसे प्यार, समर्पण और त्याग की भावना सिखाते हैं, अनाचारों और अत्याचारों से बचाते हैं, दुख में दुखी और सुख में सुखी होते हैं। परंतु आज कैसे रिश्तेदार हो गए हैं परंतु आज के भौतिकवादी युग में रिश्तों की अहमियत समाप्त होती जा रही है। स्वार्थ और लालच अंधाधुंध मनुष्य के रिश्तों का अंत करता जा रहा है। आज रिश्तों से ज़्यादा व्यक्ति धन दौलत को अहमियत देता है और पद के आधार पर होती है। रिश्तेदारी कैसे करते हैं? धन दौलत और पद के आधार पर, मतलब सब लोग अपने सेम कैटेगरी के मित्र रखना चाहते हैं, जो उनकी श्रेणी के अकॉर्डिंग होते हैं उन्हीं को ही अपना मित्र और दोस्त बनाते हैं। यदि आपके आसपास कोई हरिहर काका जैसी हालत में हो तो आप उसकी कैसे मदद करेंगे? ये देखिए, यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति हरिहर काका जैसी स्थिति में होगा तो पहले तो उसके परिवार को उसे समझाने का प्रयास करेंगे। पहले तो हम सबसे पहले उसके परिवार वालों को समझाएंगे। यदि वह नहीं माने तो पीड़ित व्यक्ति को कानून की सहायता के लिए समझाएंगे। महान जैसे व्यक्ति की शिकायत पुलिस में करते और मीडिया का सहयोग लेने का प्रयास करेंगे। महान जैसे आदमियों का सहयोग नहीं लेंगे, उन महान जैसे आदमियों की पुलिस में शिकायत करेंगे और मीडिया का सहयोग लेने का प्रयास करेंगे और भाइयों का जो परिवार है उसे समझाएंगे। हरिहर काका के गांव में यदि मीडिया पहुंच गई होती तो उनकी क्या स्थिति होती, अपने शब्दों में लिखिए। हरिहर काका के गांव में मीडिया की पहुंच होती तो हरिहर काका की हालत बिल्कुल भिन्न होती। वे लोगों को अपने पर हुए अत्याचारों को बता पाते, जो उनके ऊपर अत्याचार हुए हैं वो सभी लोगों को बता पाते। उनके जीवन यापन का अन्य प्रबंध हो सकता। जनसंचार द्वारा उनकी बातें घर घर तक पहुंचती और अन्य लोग इन परिस्थितियों में पड़ने से बचते और हरिहर काका को न्याय मिलता। इस तरह से ये हरिहर काका के पाठ से बहुत सारे प्रश्न हैं। गांव की अपेक्षा ठाकुरबाड़ी का विकास कैसे हुआ? गांव का तो कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन ठाकुरबाड़ी बहुत बड़ी हो गई। कैसे हो गई? उस आसपास के इलाके की सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी हो गई। कैसे हुई? लेखक के गांव में एक मंदिर था जिसे लोग ठाकुरबाड़ी कहते थे। किसी को पता नहीं कि ठाकुरबाड़ी कब बनी। गांव वालों के अनुसार एक संत गांव में आकर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वे रात दिन ठाकुर जी की पूजा करने लगे। तब से गांव वालों का चंदा इकट्ठा कर एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर गांव वालों की श्रद्धा एवं आस्था इतनी बढ़ी कि अपनी हर सफलता का श्रेय ठाकुर जी को देते थे और सफलता पाने पर अपनी ज़मीन का टुकड़ा ठाकुर जी के नाम कर देते थे। इस प्रकार गांव तो पिछड़ा रह गया, लेकिन ठाकुरबाड़ी का बहुत ज़्यादा विकास हो गया। उसके बाद पाठ के आधार पर बताइए कि समाज में स्वार्थ प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। कैसे बढ़ती जा रही है? हरिहर काका पाठ में हरिहर काका की स्थिति के माध्यम से लेखक ने समाज पर व्यंग्य किया है। आज अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भाई भाई की जान का दुश्मन बन बैठा है। केवल पारिवारिक बंधनों में बंधे लोग ही नहीं, अपितु साधु संत भी अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही चरित्र और कहानियाँ हमें अपने आसपास दिखाई देती है। इस प्रकार गांव तो पिछड़ा रह गया, लोग पीड़ित लोगों की सहायता करने के स्थान पर उनकी हर स्थिति का आनंद उठाते हैं, उनका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसकी कोई मदद नहीं करना चाहता,
बल्कि उस स्थिति का लाभ उठा करके लोग कोई ना कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करने में तुले हुए रहते हैं। कोई किसी की मदद नहीं करता दुख में, और यदि कोई मदद करने आता है तो उसके अंदर कोई ना कोई स्वार्थ होता है। इस तरह के आजकल स्वार्थ की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ती जा रही है। हरिहर काका अपने दिन कैसे काट रहे थे? हरिहर काका अपनों के व्यवहार से दुखी होकर अकेले रहते थे। 4 पुलिस वाले उनकी रक्षा में लगे थे। हरिहर काका के खर्चे पर वो भी मौज करते थे। हरिहर काका अपने जीते जी किसी को अपनी ज़मीन का उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहते थे। अपने जीते जी वो किसी को अपने ज़मीन का उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहते थे। इस तरह से ये पाठ है हमारा हरिहर काका। आपको समझ में आया होगा सबको। और इस पाठ को पढ़ने के बाद आप इस पाठ के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अपनी लैंग्वेज में देने का प्रयास करें और लिखें, जिससे कि आपको ये पाठ अच्छे से याद हो जाए और सिर्फ आप इन्हें परीक्षा में ही पढ़ें और बाकी विषय पर भी ध्यान दे पाएँ। और अभी हमें लेखन और उसके भी प्रैक्टिस करनी है, प्रयास करना है, अभ्यास करना है। क्यों? क्योंकि जब तक हम लिखेंगे नहीं, अनुच्छेद है, कहानी लेखन है और भी बहुत सारी सूचना लेखन है, तब तक हम उन्हें अच्छे से नहीं लिख पाएंगे, जब तक हम उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो हमें ये भी करना है, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।